हेलो एवरीवन, दिस इज राम बिश्नोई एंड यू आर वाचिंग ज्योग्राफी ग्रुप। आज के इस एपिसोड में इस वीडियो में हम क्या बात करेंगे? आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12th ज्योग्राफी भूगोल की और डिस्कस करेंगे हम क्लास 12th जियो की फर्स्ट बुक फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, मानव भूगोल के मूल सिद्धांत से रिलेटेड जितना भी आपका मैथवर्क का सिलेबस है, जितना भी आपके मैथवर्क से रिलेटेड क्वेश्चंस बनते हैं, उन सभी क्वेश्चंस के सॉल्यूशन को आराम से, तसल्ली से, डिटेल में, अच्छे तरीके से इस छोटे से वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, मैथवर्क ज्योग्राफी का, भूगोल का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। ज्योग्राफिकल, अगर हम थ्योरेटिकल पार्ट की बात करें ज्योग्राफी के, उसके कंसेप्ट को अगर समझने आना तो हमें मैथवर्क को अच्छे से समझना पड़ेगा। अगर हमें मैथवर्क के कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे, हमने मैथवर्क के ऊपर फोकस नहीं किया, इट मीन्स दैट हम ज्योग्राफी के सारे कंसेप्ट बहुत अच्छे तरीके से समझ ही नहीं पाएंगे। हम सिर्फ उनको क्रैम करने की कोशिश करेंगे और जब आप रट्टा लगाते हो ना, वो कंसेप्ट मज़ेदार नहीं होते, इंटरेस्टिंग नहीं होते और हम उन चीज़ों को भूल भी जाते हैं, सिर्फ रायता फैलेगा। इसलिए ज़रूरी होता है कि जब हम जियो के साथ जाएँ तो हमेशा मैथवर्क को साथ में लेकर के चलिए। वो नहीं करना जो बाकी स्टूडेंट्स करते हैं। जनरली क्या किया जाता है कि भाई ये मैथवर्क तो एक अलग चीज़ है, इसको तो हम एंड में डिस्कस करेंगे, कब, दिसंबर में करेंगे, एग्जाम के टाइम में डिस्कस करेंगे, और उसी चक्कर में हम अपने इसी सब्जेक्ट को जो बहुत इंटरेस्टिंग होता है उसको हम एक बोरिंग सब्जेक्ट में कन्वर्ट कर लेते हैं। ज्योग्राफी में मैथवर्क की एक स्पेशल इंपॉर्टेंस होती है। जैसे यूँ कह सकते हैं कि मैथवर्क है वो ज्योग्राफी का सिर्फ हार्ट ही नहीं है, बल्कि फेफड़े, किडनी, लंग सब कुछ होता है। तो इसलिए ज़रूरी है कि हम मैथवर्क के ऊपर अच्छे से फोकस करें। एक और चीज़ भी होती है कि आपने जियो ली है, अपनी मर्जी से ली है, इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग ली है, और उसमें अगर मैथवर्क में आपके मार्क्स कट जाए ना, तो समझ लीजिए कि आपका नाक कट गया। तो इसलिए ज़रूरी है कि एटलीस्ट हमारे जियो वाले स्टूडेंट्स के तो जो मैथवर्क है उसमें मार्क्स पूरे आने चाहिए। तो यहाँ पे हम चैप्टर वाइज डिस्कस करने वाले हैं कि आपका सिलेबस क्या है। एक चीज़ तो ये डिस्कस करेंगे कि किस चैप्टर में से क्या क्या आपके एग्जाम में पूछा जाएगा और उसके सॉल्यूशन को भी हम समझेंगे। ओके, तो सबसे पहले देखिए, आपका जो फर्स्ट चैप्टर है क्लास 12th ज्योग्राफी की फर्स्ट बुक का फर्स्ट चैप्टर है, उससे रिलेटेड मैथवर्क का कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं बन रहा है। हम सीधे आते हैं सेकंड चैप्टर के ऊपर। तो सेकंड चैप्टर में आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन बनेगा वो ये है कि हमें बताना है, आइडेंटिफाई करना है लार्जेस्ट कंट्री ऑफ ईच कंटिनेंट। हर कंटिनेंट की सबसे बड़ा जो देश है, लार्जेस्ट कंट्री है, उसको आइडेंटिफाई करना है या फिर उसको लोकेट करना है। तो देखिए, हम एक एक करके सभी कंटिनेंट के ऊपर आएंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं नॉर्थ अमेरिका की। नॉर्थ अमेरिका की बात करें तो यहाँ पे ये कनाडा दिया गया, कनाडा हिंदी में कहें तो कनाडा है वो नॉर्थ अमेरिका का सबसे बड़ा देश है। ओके, तो यहाँ पे इजीली इसको आइडेंटिफाई कर पाओगे, क्योंकि हम नॉर्थ अमेरिका की बात करें तो यहाँ पे दो बड़ी देश आ जाते हैं। एक तो आपका यूएसए हो गया और दूसरा कनाडा हो गया, जो दिखने में भी बड़ा लग रहा है। लेकिन सिर्फ ये नहीं कि हमें आइडेंटिफाई करना, हमें एग्जैक्टली पता भी तो होना चाहिए ना पहले कि कौन सा देश बड़ा है। कनाडा है, उसके बाद उसको हम लोकेट करेंगे। ओके, उसके बाद दूसरा हम बात करें सेकंड कंटिनेंट की, तो वो है हमारा साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका में सबसे बड़ा जो देश है, एरिया वाइज सबसे बड़ा जो कंट्री है, वो रहेगा ब्राज़ील। यहाँ पे ये भी होपफुली बहुत इजी है आइडेंटिफाई करना, आप इजीली इसको कर पाओगे। तो ये हमारा ब्राज़ील हो जाएगा। जब हम बात करेंगे यूरोप की, तो यूरोप में रशिया रहेगा, लार्जेस्ट कंट्री इन यूरोप। देखिए, यूरोप की बात करें तो यहाँ पे रशिया है वो एशिया और यूरोप दोनों कंटिनेंट में फैला हुआ है, क्योंकि कैपिटल किस में आती है, यूरोपियन पार्ट में आती है। तो जो रशिया है उसको यूरोपियन नेशन में काउंट किया जाता है। तो यहाँ देखिए कि अगर हम यूरोपियन पार्ट अकेले को ही देख लें, अकेले इस यूरोपियन पार्ट को देखें, तो भी यहाँ पे रशिया है वो लगभग पूरे बाकी जो बच गया जितना भी यूरोप है उससे ज़्यादा बड़ा होता है। तो रशिया है वो यूरोप का सबसे बड़ा देश रहेगा। ठीक, उसके बाद अगर हम सेकंड कंट्री की, जैसे कई बार इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं कि देखिए, एक्सक्लूडिंग रशिया, रशिया को छोड़ करके, रूस को छोड़ करके और कौन सा देश है जो यूरोप का सबसे बड़ा देश है। देखिए, क्योंकि ये दोनों कंटिनेंट में आ जाता है, तो कई बार इस टाइप के क्वेश्चंस भी पूछ लिए जाते हैं कि एक्सक्लूडिंग रशिया विच कंट्री इज द लार्जेस्ट कंट्री ऑफ यूरोप। तो इसमें उसके बाद आपका यहाँ से फ्रांस आ जाएगा। ये यहाँ पे फ्रांस दिया गया, छोटा सा नेशन है लेकिन बाकी से जो ये छोटे छोटे देश दिए गए उनसे बड़ा है। तो ये आपका फ्रांस आ जाएगा। फ्रांस है वो एग्जैक्टली रशिया के बाद सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री है यूरोप की। उसके बाद अगर हम अफ्रीका की बात करें तो अफ्रीका में अल्जीरिया सबसे बड़ा देश है। अफ्रीका में अल्जीरिया बिल्कुल स्पेन के साथ लगता है, मेडिटेरियन सी है उसके साउथ में, ये आपका अल्जीरिया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके मैथवर्क से रिलेटेड, अगर इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो अफ्रीका कंटिनेंट में सबसे बड़ा जो देश है, लार्जेस्ट जो कंट्री है, वो अल्जीरिया है। एशिया की बात करें तो एशिया में चाइना इज़ द लार्जेस्ट कंट्री एरिया वाइज। और अगर हम ओशेनिया की बात करें, ऑस्ट्रेलिया की बात करें, तो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया कंट्री है
वो सबसे बड़ा देश है। तो एक बार फिर से देख लीजिए कि आपका जो फर्स्ट चैप्टर है इसमें से क्या पूछा जाएगा, इसमें से आपसे पूछा जाएगा जो मैथफक से रिलेटेड सिलेबस है उसमें दिया गया है कि हमें पता होना चाहिए कि लार्जेस्ट कंट्री ऑफ ईच कंटिनेंट अकॉर्डिंग टू द एरिया। ओके, साइज के अकॉर्डिंग सबसे बड़ा देश कौन सा है हर महाद्वीप का, वो हमें पता होना चाहिए। तो सबसे पहले अगर नॉर्थ अमेरिका की बात करें तो यहाँ कनाडा है सबसे बड़ा देश। क्लियर, बिल्कुल आसानी से आइडेंटिफाई कर पाओगे आप। उसके बाद अगर हम साउथ अमेरिका की बात करें तो यहाँ पे ब्राजील सबसे बड़ा देश है। एरिया के अकॉर्डिंग बिल्कुल ईजिली आइडेंटिफाई कर लोगे, कोई डाउट ही नहीं रहेगा। ठीक, उसके बाद अगर हम बात करें यूरोप की तो यहाँ पे रशिया रहेगा, लार्जेस्ट कंट्री है वो रशिया है। इसका अगर यूरोपियन पार्ट को ही अकेले को हम इंक्लूड करें तो ये बहुत बड़ा हो जाता है, बाकी जितना भी यूरोप है उससे कहीं ज़्यादा बड़ा है। और अगर सेकंड लार्जेस्ट कंट्री की बात करें यूरोप की तो वो यहाँ पे फ्रांस हो जाएगा अगर हम रशिया को छोड़ दें तो। उसके बाद अफ्रीका की जो लार्जेस्ट नेशन है वो है अल्जीरिया, यहीं पे स्पेन के बिल्कुल पास में लगता है। मेडिटेरियन सी भूमध्य सागर के दक्षिण में आ जाता है, साउथ में आ जाता है। एशिया की बात करें तो यहाँ चाइना रहेगा, सबको पता है चाइना इज़ द लार्जेस्ट कंट्री ऑफ एशियन कंटिनेंट। और ऑस्ट्रेलिया में यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया रहेगा। तो ये रहेगा आपका फर्स्ट चैप्टर, जो सेकंड चैप्टर है उससे रिलेटेड मैपवर्क। और ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि यहाँ पे शुरुआत में जो पॉपुलेशन चैप्टर से हम शुरुआत करते हैं उससे रिलेटेड नेक्स्ट वाले चैप्टर भी उसी से ही रिलेटेड रहते हैं। तो यहाँ पे ज़्यादा कुछ मैपवर्क का नहीं बन रहा, तो कई बार लगेगा भाई कुछ तो दे देते हैं ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ में से कुछ तो देना है। अगर कुछ देना है तो सिर्फ यही मैपवर्क है हमारे पास। क्लियर। उसके बाद आपका जो फर्स्ट चैप्टर में जैसे हमने बताया कि फर्स्ट चैप्टर से रिलेटेड मैपवर्क का कोई क्वेश्चन नहीं दिया गया है, जो सिलेबस दिया गया ऑफिशियल सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग। सेकंड में से बस इतना ही है, हमें बताना है हर एक महाद्वीप का जो ईस्ट कंटिनेंट है उसकी लार्जेस्ट कंट्री कौन सी है, ये हमें बताना, तो वो हम कर चुके हैं। उसके बाद थर्ड और फोर्थ चैप्टर में से आपके सिलेबस में कुछ भी नहीं है। उसके बाद सीधे हम पहुंचेंगे फिफ्थ चैप्टर में। फिफ्थ चैप्टर में देखिए फर्स्ट आपका मैप रहेगा, इसमें यहाँ से काफ़ी सारा मैप वर्क आपके क्वेश्चंस बनने वाले हैं। तो फर्स्ट है हमें सब्सटेंस गैदरिंग एंड हंटिंग। देखिए जो जीविका निर्वाह आपका संग्रहण है और आखेट है उस इलाके को हमें शो करना है, रीजन्स ऑफ द सब्सटेंस गैदरिंग एंड हंटिंग। देखिए यहाँ पे हमें क्या लिखाना है, हमें वो इलाके दिखाने हैं, शो करने हैं, या फिर इनको आइडेंटिफाई करना आ सकता है, दोनों ही टाइप के क्वेश्चंस रह सकते हैं। तो यहाँ देखिए सिंपल से तरीके से दो तरीके से हम करेंगे, एक तो हाई लैटिट्यूड जोन, एक लो लैटिट्यूड जोन। तो जहाँ पर शिकार किया जाता है, हंटिंग समझ रहे हो, शिकार किया जाता है हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए, और जहाँ पर आखेट, इसके लिए शिकार की जगह वर्ड आएगा आपका आखेट हिंदी मीडियम के लिए। ओके, और संग्रहण यानी कि गैदरिंग, जैसे जो फॉरेस्ट एरिया में ट्राइबल कम्युनिटीज़ रहती है वहीं से भी कुछ कंदमूल फल फूल इकट्ठा करके किसी भी तरीके से वो सर्वाइव कर रही है। तो ये कम्युनिटीज़ कहाँ कहाँ रहती है, कौन से इलाके हैं, वो हमें यहाँ पे बताने हैं, लोकेट करने हैं या फिर आइडेंटिफाई करने हैं। तो एक तो आ जाएगा आपका नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका का नॉर्दर्न पार्ट ये आ गया, देखिए कनाडा का नॉर्दर्न पार्ट आ गया, और इसमें यहाँ पे अलास्का जो यूएसए का पार्ट है ये पार्ट आ गया, ये भी नॉर्दर्न पार्ट आ गया। तो ये इलाका है, इसमें देखिए थोड़ा बहुत अगर आगे पीछे हो जाए ना कहीं से भी, मान लीजिए कि आपको लग रहा है कि नहीं भाई इतना एग्जैक्टली कैसे करेंगे, तो थोड़ा बहुत अगर आगे पीछे हो जाए तो चलेगा। क्लियर। लेकिन मोटे तौर पे हमें आइडिया होना चाहिए कि जैसे इसमें ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा ही आपको मैपवर्क दिया जाएगा, आपसे पर्टिकुलर कंटिनेंट दिया जाएगा और उसके बाद पूछा जाएगा कि द पार्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका अंडर द गैदरिंग एंड द हंटिंग, लाइक दैट। इस टाइप से क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे कि जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में संग्रहण और आकेट का क्षेत्र कौन सा है, इस टाइप से आपसे पूछा जाएगा, तो वो हमें लोकेट करना होगा। ऐसे ही अगर हम बात करें यूरेशिया की, यहाँ देखिए रशिया का नॉर्दर्न पार्ट आ गया, यहाँ पे यूरोप का भी कुछ नॉर्दर्न पार्ट आ गया। तो ये वो पार्ट है जहाँ पे हंटिंग और गैदरिंग की जा रही है। तो ये हाई लैटिट्यूड आ गए आपके, हाई लैटिट्यूड जोन्स, जहाँ पे एक्सट्रीम कोल्ड क्लाइमेट है, बहुत ठंड है। तो यहाँ पर जैसे एस्किमो वगैरह है, कुछ ऐसी कम्युनिटीज़, ट्राइबल कम्युनिटीज़ रहती है जो हंटिंग और गैदरिंग में अब भी इन्वॉल्व है। अगर हम बात करें यहाँ पे कनाडा की, तो यहाँ पे एक तरीके से कमर्शलाइजेशन भी हो चुका है। ये जो हंटिंग और गैदरिंग है वो मार्केट के पर्पज़ से भी की जाने लगी है, लेकिन उस चीज़ से हमारा कोई लेना देना नहीं, हमें सिर्फ ये समझना कि हंटिंग और गैदरिंग कहाँ कहाँ की जा रही है। तो एक तो ये इलाके आ गए जो ऊपर वाले हैं, ठीक, यानी कि यहाँ पे कौन सा, रशिया का नॉर्दर्न पार्ट हो गया, यूरोप का भी नॉर्दर्न पार्ट आ गया, कनाडा का नॉर्दर्न पार्ट आ गया, और थोड़ा सा अलास्का का भी यहाँ पर पार्ट दिया गया। उसके बाद यहाँ पे दूसरा जो जोन दिया गया, दूसरा जोन कौन सा है, दूसरा जोन है यहाँ पे ये दिया गया है आपका लो लैटिट्यूड्स का। लो लैटिट्यूड वाला कौन सा है, जो लगभग मिलेगा आपका इक्वेटर के आसपास का, भूमध्य रेखा के आसपास का। एक तो ये आ गया यहाँ पे अमेजन बेसिन।
अमेज़न बेसिन की अगर बात करें तो अमेज़न में ये पूरा का पूरा जो ब्राज़ील का एरिया है, सेंट्रल पार्ट है जहाँ से अमेज़न रिवर जहाँ से फ्लो करती है, तो उस एरिया में काफ़ी ज़्यादा थिक फॉरेस्ट पाए जाते हैं, घने जंगल पाए जाते हैं। तो यहाँ पर भी काफ़ी सारी ट्राइबल कम्युनिटीज़ रहती है जो कि हंटिंग और गैदरिंग में इन्वॉल्व है। ओके, तो इस एरिया को लगभग पूरे के पूरे आपको कवर कर लोगे। तो इसमें ऐसा देखिए, ये जो रीजन जोन शो करे हो ना, एग्जैक्ट वाला कुछ मैटर नहीं करेगा इसमें, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो गया ना तो चलेगा। क्लियर, मोटे तौर पे आपको आइडिया होना चाहिए कि यहाँ पर ये इलाका है। ऐसे ही अफ्रीका की बात करें तो यहाँ पे ट्रॉपिकल अफ्रीका आ गया, यहाँ पे ये पार्ट आ गया, यहाँ पे जायरे बेसिन का लगभग सा इलाका आ गया, तो ये जोन आ गया जायरे बेसिन के आसपास का। तो ये पूरा का पूरा थिक फॉरेस्ट कवर्ड एरिया है। यहाँ पर भी कुछ ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं जो हंटिंग और गैदरिंग में इन्वॉल्व हैं। तो ये थोड़ा सा आइडिया रखोगे, ये कौन सा है, ये सेंट्रल और वेस्टर्न पार्ट हो गया, सेंट्रल वेस्टर्न अफ्रीका हो गया, मध्य अफ्रीका हो गया और पश्चिमी अफ्रीका हो गया। तो यहाँ पे ये पार्ट आ गया। इंडिया के साथ यहाँ पे देखिए यहाँ पे मैप में थोड़ा सा ज़्यादा शो हो गया, जो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है इंडिया का वो हो गया, झारखंड हो गया लगभग सा, यहाँ पे थोड़ा बहुत उड़ीसा का पार्ट आ गया, यहाँ पर म्यांमार तक चला जाएगा। तो ये वाला जो रीजन है साउथ ईस्ट एशिया का, यहाँ पर भी हंटिंग और गैदरिंग की जाती है। तो थोड़ा सा ये है, हालांकि इम्पोर्टेंट नहीं है उतना ज़्यादा। उसके बाद यहाँ पे देखिए कि ये वाला इलाका आ जाएगा, यहाँ पापुआ न्यू गिनी हो गया, ऑस्ट्रेलिया का नॉर्दर्न पार्ट हो गया। तो ये वाला पार्ट है, यहाँ पर भी हंटिंग और गैदरिंग की जाती है। तो यहाँ देखिए ये जोन रहेंगे दो। सबसे पहले रहेगा आपका हाई लैटिट्यूड वाला जोन, जो रशिया का और यूरोप का नॉर्दर्न पार्ट है, कनाडा और अलास्का का नॉर्दर्न पार्ट है। और फिर लो लैटिट्यूड में आ जाएगा अमेज़न बेसिन जो कि ब्राज़ील में आ गया, और ये आ गया यहाँ पर अफ्रीका का जो सेंट्रल और वेस्टर्न रीजन आ गया। और यहाँ पे इंडिया का झारखंड आ गया, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स आ गए, लिटिल बिट इसमें कवर हो जाएगा आपका नॉर्दर्न पार्ट ऑफ म्यांमार भी आ जाएगा। ओके, वियतनाम का कुछ इलाका आ जाएगा, यहाँ पे पापुआ न्यू गिनी हो गया और नॉर्दर्न पार्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया हो गया। क्लियर, तो ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा। हालांकि अभी तक अगर लास्ट 10 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर को उठा करके देखें तो एग्जाम में पूछा नहीं गया, लेकिन क्योंकि मैप वर्क में दिया गया है, वेल डिफाइंड तरीके से दिया गया है, तो कुछ भी आ सकता है। तो हमें कहीं पर भी कुछ भी छोड़ना नहीं है। क्लियर, तो ये यहाँ से पहला हमने मैप किया जो आपका 5th चैप्टर है प्राइमरी एक्टिविटीज़, उससे रिलेटेड। उसके बाद जो सेकंड मैप दिया गया है इसी चैप्टर से रिलेटेड, वो दिया गया है आपका प्राइमरी एक्टिविटीज़ में ही नोमैडिक हर्डिंग आपको दी गई है। नोमैडिक हर्डिंग का रीज़न जो जोन है वो हमें दिखाना है, कौन से इलाके में। नोमैडिक हर्डिंग को अगर हिंदी में कहें तो चलवासी पशुचारण, की जहाँ पर लोग क्या करते हैं अपने पशुओं के साथ घूमते रहते हैं। जैसे इंडिया में आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा कि इंडिया में जो गुज्जर बकरवाल है, रायका कम्युनिटी है, भील कम्युनिटी है, धंगर कम्युनिटी है, गद्दी कम्युनिटी है, जो गद्दी की हमने बात भी की है, थियोटिकल पार्ट में भी बात की है। तो ये कम्युनिटीज़ क्या है, पेस्टल कम्युनिटीज़ है। ये कम्युनिटीज़ क्या करती है, दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इन सर्च ऑफ द 3 थिंग्स। फूड हो गया, फोडर हो गया, वाटर हो गया, उसकी तलाश में चलते रहते हैं, सीजनल मूवमेंट करते हैं। तो यहाँ पे उसी से रिलेटेड पूछा गया है कि भाई हमें क्या बताना है, हमें बताना है कि वो बड़े इलाके, मेन जोन जहाँ पर नोमैडिक हर्डिंग की जाती है, अभी बड़े लेवल पे की जाती है। तो इसमें देखिए फर्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट आपका जोन रहेगा वो रहेगा टुंड्रा रीजन ऑफ यूरेशिया, यानी कि एशिया में तो ऊपर की तरफ अगर हम जाएं टुंड्रा रीजन में तो सिर्फ रशिया आ जाएगा, और यूरोप का जो ऊपर वाला पार्ट है, ओके, हाई लैटिट्यूड्स का इलाका, ये जो जितना पिंक वाला पार्ट है, यानी कि ऊपर का आपका रशिया, नॉर्दर्न रशिया और नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द यूरोप, ये पूरा जो बेल्ट आ गई, यहाँ पे नोमैडिक हर्डिंग की जाती है। ओके, यानी कि जहाँ पर हंटिंग हो रही है, जहाँ पे गैदरिंग हो रही है यूरेशिया में, वहीं पर ही ऑलमोस्ट नोमैडिक हर्डिंग हो रही है, चलवासी पशुचारण भी यहाँ पर हो रहा है। क्लियर, तो ये भी जैसे मैंने बताया ना कि ये जोन जब दिखाने होते हैं तो इसमें 19-20 थोड़ा बहुत ऊपर नीचे आपका चल जाएगा, कोई डाउट नहीं है। उसके बाद सेकेंड जो इंपॉर्टेंट रीजन आ जाता है वो आ गया आपका, जो मेन रीजन है यहाँ पे आ जाएगा, सेंट्रल पार्ट में आ गया, ये नॉर्थ अफ्रीका से लेकर के, जो नॉर्थ अफ्रीका से लेकर के मंगोलिया तक है। नॉर्थ अफ्रीका, इसमें अरेबियन कंट्रीज़ भी आ गई, सेंट्रल चाइना भी आ गया और मंगोलिया भी आ गया, ये वाला पार्ट रहेगा। तो इसमें देखिए नॉर्थ अफ्रीका में कौन सा पार्ट है, ये सहारा डेजर्ट वाला इलाका है, जहाँ पे बारिश वगैरह होती नहीं, घास फूस वगैरह होते हैं, तो यहाँ पे पशुपालन किया जाता है। ठीक, नोमैडिक हर्डिंग यहाँ पर है। इसके साथ साथ यहाँ पे सेम कंडीशन यहाँ की है, सऊदी अरेबिया की बात करें, ईरान की बात करें, इराक की बात करें, पाकिस्तान का भी कुछ बलूचिस्तान वाला इलाका आ गया, राजस्थान का इलाका थोड़ा सा यहाँ पे कवर हो जाएगा। ये जो इलाका, तो यहाँ पे नोमैडिक हर्डिंग की जाती है, बड़े लेवल पे की जाती है, क्योंकि ये भी लगभग सा ड्राई जोन आ गया।
उसके बाद ये बेल्ट नॉर्थ की तरफ सेंट्रल चाइना से होते हुए यहाँ पहुँच जाती है मंगोलिया तक। ठीक, तो ये पूरी की पूरी जो बेल्ट है ये बहुत बड़ा इलाका आ जाता है जहाँ पर चलवासी पशुचारण नोमैडिक हर्डिंग अभी भी की जाती है, काफ़ी सारी कम्युनिटीज़ है वो इन्वॉल्व है। उसके बाद तीसरा है ये है साउथ वेस्ट अफ्रीका। यहाँ देखिए साउथ वेस्ट जो हमारा साउथ अफ्रीका उससे ऊपर का पार्ट है, साउथ वेस्ट अफ्रीका, ये कुछ जोन आ जाएगा यहाँ पर भी नोमैडिक हर्डिंग की जाती है। और उसके बाद ये आ जाएगा आपका फोर्थ जोन, दैट इज़ द मेडागास्कर। ओके, वेस्टर्न पार्ट ऑफ मेडागास्कर, कंप्लीट मेडागास्कर नहीं बल्कि उसका वेस्टर्न पार्ट है, तो वहाँ पर नोमैडिक हर्डिंग की जाती है। तो ये 4 जोन आपके रहेंगे। कौन कौन से जोन है देखिए, यहाँ पे इसको आप फर्स्ट मान लीजिए क्योंकि सबसे बड़ा जोन है। उसके बाद सेकंड जोन ये आ जाएगा नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द यूरेशिया। उसके बाद ये थर्ड साउथ वेस्ट अफ्रीका हो गया और फोर्थ मेडागास्कर वाला पार्ट हो गया। ओके, तो ये आपका हो गया सेकंड मैप। इसमें हमने क्या पता लगाया, हमने देखा कि नोमैडिक हर्डिंग यानी कि चलवासी पशुचारण कहाँ कहाँ किया जाता है। उसके बाद थर्ड मैप को देखिए, इसी चैप्टर का जो थर्ड मैप है, एक्सटेंसिव कमर्शियल ग्रीन फार्मिंग कहाँ कहाँ की जाती है। इसमें हमें क्या बताना है, इसमें हमें बताना है एक्सटेंसिव कमर्शियल ग्रीन फार्मिंग। ठीक, अब देखिए हिंदी में कहें तो क्या हो जाएगा, हिंदी में हो जाएगा विस्तृत वाणिज्यिक अनाज कृषि। ओके, कि वो इलाके हमें आइडेंटिफाई करने हैं जहाँ पर कमर्शियल लेवल पर ग्रेन की फार्मिंग की जाती है। तो देखिए कमर्शियल लेवल पे ग्रेन फार्मिंग उन इलाकों में की जाती है जहाँ पर टेक्नोलॉजी ठीक ठाक है, ठीक, प्लस में वहाँ पर पॉपुलेशन कम है, और पॉपुलेशन कम है, टेक्नोलॉजी ठीक ठाक है, तो वो बड़े लेवल पर ग्रेन की फार्मिंग करें। और किस पर्पज़ से करें, टू एक्सपोर्ट इन द मार्केट, टू सेल इन द मार्केट, मार्केट के पर्पज़ से, कमर्शियल वे से वो करें। तो वो इलाके हमें आइडेंटिफाई करने हैं। तो इसमें देखिए कौन सा इलाका आ जाएगा, हम नॉर्थ अमेरिका से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे अमेरिकन प्रेरीज, यहाँ पे आगे प्रेरीज़ की बात करें तो प्रेरीज़ का इलाका आ गया। तो ये जो प्रेरीज़ का इलाका है ये कनाडा और यूएसए दोनों में फैला हुआ है, यानी कि कनाडा और जो रशिया है उनके कनाडा और यूएसए उनके दोनों के बीच का ये पार्ट है। तो इसको लगभग से इस टाइप से आप शो कर सकते हो, यानी कि कुछ पार्ट आपका साउथ कनाडा का आ जाएगा और यूएसए का नॉर्दर्न पार्ट आ जाएगा। तो इस पार्ट में बड़े लेवल पर अनाजों की खेती की जाती है, मेनली वीट यहाँ पे ग्रो किया जाता है। और यहाँ पे एक और चीज़ भी है कि यहाँ पे जो वीट ग्रो किया जाता है यूएसए और कनाडा में, जो प्रेरीज का इलाका है, यहाँ पर विंटर में भी होता है और यहाँ पे समर में भी ग्रो किया जाता है कुछ पार्ट्स में। उसके बाद देखिए ये है यूरेशियन स्टेपीज़ का इलाका आ गया। यहाँ पे जैसे हम यूक्रेन की बात करते हैं, यूक्रेन के आसपास का इलाका आ गया। इसमें आ गया एशिया का कुछ पार्ट है और ईस्टर्न यूरोप का कुछ पार्ट है, ये इलाका आ गया। यहाँ पर भी एक्सटेंसिव कमर्शियल ग्रीन फार्मिंग की जाती है। उसके बाद अगर हम बात करें साउथ अमेरिका की, तो यहाँ पे पंपास का जो इलाका है अर्जेंटीना का, तो ये आ जाएगा। और यहाँ पे साउथ अफ्रीका में, ये देखिए थोड़ा ऊपर की तरफ ले गए, मेनली ये साउथ अफ्रीका में है, वेल्स का इलाका आ गया। यहाँ पे भी कमर्शियल ग्रीन फार्मिंग की जाती है, एक्सटेंसिव कमर्शियल ग्रीन फार्मिंग, विस्तृत वाणिज्यिक अनाज कृषि यहाँ पर भी की जाती है। और कुछ पार्ट यहाँ पर आ जाएगा ऑस्ट्रेलिया का, और थोड़ा सा पार्ट आ जाएगा, सेंट्रल जो पार्ट है वो आ जाएगा न्यूजीलैंड का। क्लियर, यानी कि इसमें से इस टाइप से आपको आइडिया रहना चाहिए, मोटे तौर पे थोड़ा बहुत इस टाइप के जोन वाले में आपका चल जाएगा। क्लियर, यानी कि यहाँ नॉर्थ अमेरिका में अगर हम बात करें तो कनाडा और जो साउथ कनाडा हो गया और नॉर्दर्न पार्ट ऑफ यूएसए हो गया, यहाँ पर किया जाता है। और साउथ अमेरिका की बात करें तो साउथ अमेरिका में अर्जेंटीना का जो पार्ट है, पंपास का इलाका है, थोड़ा सा इलाका है, यहाँ पर कमर्शियल ग्रीन फार्मिंग की जाती है। यहाँ पे एशिया और यूरोप का पार्ट आ जाएगा, वेस्टर्न एशिया, ईस्टर्न यूरोप है, यहाँ पर की जाती है, ये सबसे बड़ा जोन है। उसके बाद साउथ अफ्रीका में भी की जाती है, वेल्स का इलाका, यहाँ पर भी कमर्शियल ग्रीन फार्मिंग की जाती है। ऑस्ट्रेलिया में देखिए ईस्टर्न और वेस्टर्न पार्ट में की जा रही है, और न्यूजीलैंड के सेंट्रल पार्ट में कमर्शियल ग्रीन फार्मिंग की जा रही है। ठीक, तो ये आपका थर्ड मैप हो गया इस चैप्टर से रिलेटेड। इस चैप्टर से रिलेटेड काफ़ी सारे आपके मैप वर्क से रिलेटेड क्वेश्चंस बनने वाले हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो आपका इसी चैप्टर से रिलेटेड मैप वर्क का क्वेश्चन है वो है मिक्स्ड फार्मिंग, कि मिक्स्ड फार्मिंग कहाँ कहाँ की जाती है। तो मिक्स्ड फार्मिंग के कुछ इलाके, देखिए मिक्स्ड फार्मिंग को पहले हम समझ लेते हैं, हिंदी में कहें तो मिश्रित कृषि। मिश्रित कृषि क्या होती है कि जहाँ पर पशुपालन और पौधपालन दोनों हो। जैसे देखिए किसान है वो फार्मिंग भी कर रहा है, साथ साथ वो पशुओं को भी रख रहा है, किस वे से, कमर्शियल स्केल से रख रहा है। देखिए इंडिया में भी रखा जा रहा है, लेकिन इंडिया का कहीं पे नाम नहीं है। क्यों नहीं है, कि अपने यहाँ पे जो किसान खेती करते हैं वो पशुओं को रखते हैं, लेकिन वो पशुओं को उस कमर्शियल वे से नहीं रखते। जबकि बाकी पार्ट में ये होता है कमर्शियल वे से। जैसे उसके पास, किसी किसान के पास अगर फार्मर है तो उसके पास अगर 100-200 एकड़ लैंड है उसके पास, तो 50% लैंड को वो किसके लिए यूज़ करेगा,
वो पशुओं के लिए यूज़ करेगा, तो वहाँ पे मिक्स्ड फार्मिंग को कहेंगे हम। क्लियर। तो मिक्स्ड फार्मिंग के जो बड़े जोन हैं उसमें सबसे पहले हम नॉर्थ अमेरिका से स्टार्ट करते हैं। तो नॉर्थ अमेरिका में देखिए, जो ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका यहाँ पे दिया गया है, ये आपका ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका है, और वेस्टर्न नॉर्थ अमेरिका, यानी कि दोनों है। यहाँ देखिए ईस्टर्न पार्ट हो गया नॉर्थ अमेरिका का, जो यहाँ पे ग्रेट लेक्स है उससे साउथ की तरफ और थोड़ा सेंट्रल की तरफ हो गया, और ये यहाँ पे आ गया कनाडा का आपका वेस्टर्न पार्ट। ओके, वेस्टर्न पार्ट ऑफ कनाडा एंड ईस्टर्न पार्ट ऑफ द यूएसए। ओके, नॉर्थ अमेरिका में ये इलाका आपका। उसके बाद देखिए, अगर हम साउथ अमेरिका की बात करें तो यहाँ पे कंपास का इलाका आ गया। कंपास का इलाका कौन सा? ये ब्राज़ील का पार्ट आ जाता है, घास के मैदान है यहाँ पे। और पंपास का इलाका आ गया, ये आपका अर्जेंटीना का है। ओके, ये वो इलाका है जहाँ पर, क्योंकि ये घास के मैदान है, प्लेन एरियाज़ हैं, तो यहाँ पे खेती भी अच्छी खासी हो रही है और यहाँ पर पशुपालन भी हो रहा है। उसी तरीके से अगर हम यूरोप की बात करें तो नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप, लगभग पूरा सा यूरोप आ गया, लगभग सा नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप आ गया। उस पूरे यूरोप में यहाँ पर मिक्स्ड फार्मिंग की जा रही है। ऐसे ही एक बेल्ट आ जाएगी यूरेशिया की ऊपर की तरफ से, ऊपर वाला जो हम नोमैडिक हर्डिंग का इलाका कर रहे थे ना, उसको अगर हम छोड़ दें तो उससे थोड़ा नीचे की तरफ का जो इलाका, जहाँ पर क्लाइमेट थोड़ी ठीक ठाक रहती है, जहाँ पर खेती वगैरह हो सकती है, तो वो पूरी बेल्ट यहाँ से स्टार्ट होगी। ओके, पैसिफिक ओशियन से स्टार्ट होगी और ये यहाँ से यूरोप को कवर करते हुए जाएगी, लगभग अटलांटिक ओशियन तक पहुँच जाएगी। तो ये वाली बेल्ट आ गई, इनकी पार्ट्स ऑफ यूरेशिया हो गया। और अगर हम अफ्रीका की बात करें तो यहाँ साउथ अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका कंट्री हो गया और उससे ऊपर की तरफ जिम्बाब्वे की तरफ थोड़ा सा है। ओके, तो यहाँ पर की जाती है। तो ये वो इलाके हैं जहाँ पर मिक्स्ड फार्मिंग की जा रही है, यानी कि पशुपालन भी किया जा रहा है और खेती भी की जा रही है, कृषि भी की जा रही है। ठीक, तो ये बड़े इलाके हैं। हालांकि मैप वर्क से रिलेटेड ये जो टॉपिक है शायद ही आपके एग्जाम में पूछा जाए, लेकिन आपको अच्छे से तैयारी करके जाना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या रहेगा। नेक्स्ट इसी चैप्टर से रिलेटेड एक और मैप दिया गया, इसमें हमें मेडिटेरियन फार्मिंग के इलाके हैं उसको लोकेट भी करना है या उसको आइडेंटिफाई करना है। देखिए यहाँ पे मेडिटेरियन जो फार्मिंग है, यानी कि इसको हिंदी में कहें तो भूमध्य सागरीय कृषि, कि जहाँ पर मेडिटेरियन जो सी है उसके आसपास की जो क्लाइमेट होती है, उस टाइप की क्लाइमेट जहाँ जहाँ पाई जाती है, तो उसको हम बोलते हैं मेडिटेरियन फार्मिंग। यहाँ पे मेडिटेरियन फार्मिंग वाला जो इलाका होता है ना, वहाँ पे सिट्रस फ्रूट्स, खट्टे फलों की खेती की जाती है मुख्य तौर पे। देख तो मेन जोन तो यही हो गया, इसी नाम से मेडिटेरियन सी यही हो गया ना, तो इसके चारों तरफ का ये इलाका आ गया। ओके, ये जोन हो गया जहाँ पे मेडिटेरियन फार्मिंग की जा रही। तो मेन रीजन तो ये आ गया, यानी कि नॉर्दर्न पार्ट ऑफ, इसका नॉर्दर्न पार्ट हो गया अफ्रीका का और साउदर्न पार्ट हो गया आपका यूरोप का। क्लियर। उसके बाद थोड़ा सा इलाका यहाँ पे आ गया साउथ अफ्रीका का, जहाँ पे मेडिटेरियन फार्मिंग की जा रही है, खट्टे फलों की खेती की जा रही है, सेम टाइप की क्लाइमेट है। यहाँ पे आ गया कनाडा का वेस्टर्न पार्ट लिटिल बिट। यहाँ पे आ गया जो चिली दी गई है, चिली का सेंट्रल पार्ट हो गया यहाँ पर। क्लियर। और यहाँ पर लिटिल बिट ये की जाती है ऑस्ट्रेलिया के वेस्टर्न और साउदर्न पार्ट में। ओके, तो ये वो जोन है जहाँ पर मेडिटेरियन फार्मिंग की जा रही है। तो ये रहेंगे आपके 5th चैप्टर से रिलेटेड मैप वर्क के क्वेश्चंस। देखिए बड़ा जोन दिखाना है, इसमें कोई पर्टिकुलर पॉइंट नहीं दिखाना कि हमें वो सिटी दिखानी है, हमें वो कैनाल दिखानी है, वो रिवर दिखानी है, तो ऐसे क्वेश्चन नहीं है। तो इस चैप्टर से रिलेटेड आपको पूरा जोन दिखाना है, और जोन वाले में ये कि हमें मोटे तौर पर अगर आइडिया है तो हम उसको लोकेट भी कर पाएंगे और उसको आइडेंटिफाई भी कर पाएंगे। हालांकि आइडेंटिफिकेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस आने के कम चांसेस रहेंगे, आपको लोकेट करना होगा। तो मोटे तौर पे अगर लोकेट कर दिया 19-20 भी रहा तो भी आपको मार्क्स मिल जाएंगे। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की ओर। नेक्स्ट चैप्टर में देखते हैं कि वहाँ से आपके कैसे क्वेश्चंस रहेंगे। तो यहाँ आपका नेक्स्ट चैप्टर रहेगा 6th चैप्टर। इससे रिलेटेड जो आपको क्वेश्चन दिया गया, इसमें दिया गया आपको रूहर रीजन। रूहर रीजन जैसे अपने यहाँ पे छोटा नागपुर प्लेट्यू रीजन है, तो उसको हम आमतौर पे ये बोलते हैं कि छोटा नागपुर प्लेट्यू इज़ द रूहर ऑफ इंडिया, इंडिया का रूहर है। ये रूहर जो रीजन है ये कहाँ है? ये जर्मनी में है, और ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रीजन है मिनरल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, आयरन ओर के लिए भी, कोल के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये यहाँ पर आ जाता है, लगभग वेस्टर्न पार्ट में आ जाता है जर्मनी के वेस्टर्न पार्ट में। अगर हम वर्ल्ड मैप में देखें तो पहले हमें पता होना चाहिए कि जर्मनी कहाँ है, और जर्मनी में हम थोड़ा सा, क्योंकि वर्ल्ड मैप हमें मिलेगा तो उसमें एक छोटा सा पॉइंट हमें करके हमें लोकेट करना होगा रूहर वैली को, रूहर रीजन को। ओके, तो ये जर्मनी आपको यहाँ पे दिख रही है जैसे इस टाइप से। तो जर्मनी का जो वेस्टर्न पार्ट है, सेंटर में से वेस्टर्न पार्ट, जैसे इंडिया के सेंटर से वेस्टर्न पार्ट की तरफ जाएं तो गुजरात आ जाता है, उसी टाइप से। तो जो वेस्टर्न पार्ट है तो वहाँ पर ये एक इलाका आ जाता है,
जो नीदरलैंड के साथ बाउंड्री लगती है, बॉर्डर लगती है उसके साइड में, तो ये रूहर वैली है। क्लियर? तो यही दिया गया आपका जर्मनी से रिलेटेड रूहर वैली, आपको ठीक तरीके से आइडेंटिफाई करना है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन दिया गया है 6 चैप्टर से रिलेटेड, इसमें दिया गया आपको सिलिकॉन वैली। सिलिकॉन वैली रीजन आपको आइडेंटिफाई करना है। तो सिलिकॉन वैली रीजन की अगर बात करें तो ये यहाँ से पूरे अगर मैप की बात करें तो पूरे मैप में आपको यहाँ से दिखेगा जो यूएसए है, यूएसए का ये साउथ वेस्टर्न पार्ट आ जाएगा और यहाँ पे ये सिलिकॉन वैली दी गई। तो एक बार आप मैप के साथ प्रैक्टिस भी कर लोगे। यूएसए का जो साउथ वेस्टर्न पार्ट है, यहाँ पे देखिए हमने अलग शो किया तो थोड़ा सा बाउंड्री छोड़ दी है, और जब हम बात करेंगे वर्ल्ड मैप की तो उसमें वो बाउंड्री नहीं रहेगी। ये इस टाइप से भी अगर आपने कवर कर दिया तो वो कवर हो जाएगा कि हाँ यहाँ पर सिलिकॉन वैली है। क्लियर? तो ये रहेगा आपका 6 चैप्टर से रिलेटेड, यानी कि यहाँ पे हमसे पूछा गया है रूहर वैली और हमसे पूछा गया है सिलिकॉन वैली। उसके बाद 6 चैप्टर से रिलेटेड एक और मैप वर्क का पॉइंट रहेगा, वो है अपलेशियन रीजन हमें दिया गया है नॉर्थ अमेरिका का। तो यहाँ देखिए कि जो ये जो अपलेशियन माउंटेन्स है, ये वाला इलाका है, कहाँ से कहाँ तक फैला है, ये यहाँ पर यूएसए और कनाडा दोनों नेशन है यहाँ पे फैला हुआ। कुछ पार्ट कनाडा का आ गया, कुछ पार्ट यूएसए का आ गए, यानी कि जो ग्रेट लेक्स है इसे आप आइडेंटिफाई कर पाओगे मैप वर्क में, वर्ल्ड के मैप में भी, तो उसके ईस्टर्न पार्ट में आ जाएगा आपका। ओके, तो ये भी आपके मैप वर्क में दिया गया अपलेशियन रीजन। उसके बाद नेक्स्ट जो रहेगा आपका इसी चैप्टर से रिलेटेड जो मैप वर्क में दिया गया वो ग्रेट लेक्स। ग्रेट लेक्स है, ये भी आप वर्ल्ड मैप में ईजिली आइडेंटिफाई कर पाओगे, क्योंकि हमें ये ध्यान रखना है कि हमें कौन सा मैप मिलेगा, हमें वर्ल्ड मैप मिलेगा और जो एग्जाम में वर्ल्ड मैप है उसमें हमें इनको आइडेंटिफाई करना है। यानी कि ऐसा नहीं है रहेगा कि स्पेसिफिक आपको यूएसए का मैप प्रोवाइड करवा दिया जाएगा और उसमें आपको आइडेंटिफाई करना है। तो वर्ल्ड मैप में हम प्रैक्टिस कर लें अच्छे से, क्योंकि वहाँ पर हमें ये सिंबॉलिक वे से ही दिखाई देंगे, छोटे छोटे पार्ट्स हमें दिखाई देंगे, तो उनका हमें आइडेंटिफाई करना कि हाँ ये ग्रेट लेक्स का इलाका है। तो ये लेक सुपीरियर आ जाती है, यहाँ पे 5 लेक्स है। ओके, तो ये लेक सुपीरियर आ जाती है। लेक सुपीरियर जो इन 5 लेक्स में से सबसे बड़ी है। ओके, और उसके बाद यहाँ पे लेक मिशिगन हो गई, लेक ह्यूरन हो गई, लेक ईरी हो गई और लेक ओंटारियो हो गई। ओके, तो ये 5 लेक्स हैं जिनको आपस में कनेक्ट कर दिया गया, यानी कि एक कैनाल के थ्रू है इनको कनेक्ट किया गया। तो ये पूरा ग्रेट लेक्स का इलाका है, तो इसको हमें आइडेंटिफाई करना है। क्लियर? उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की ओर, जो हमारा रहेगा मैप वर्क के क्वेश्चंस, उनको देखिए 8 चैप्टर में। 8 चैप्टर से रहेंगे हमारे, यानी कि 6th के बाद 5th में से हैं, यानी 1st में से नहीं है, 2nd में से है, 3rd में से नहीं है, 4th में से कोई भी मैप वर्क का क्वेश्चन नहीं है, 5th में से काफ़ी सारे हमने किए, 6th में से रहेगा, 7th में से मैप वर्क से रिलेटेड क्वेश्चन आपके नहीं बनेंगे। उसके बाद 8th चैप्टर में दिया गया। 8th चैप्टर में सबसे पहले हमारा जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है ट्रांस साइबेरियन रेलवे। ट्रांस साइबेरियन रेलवे है, ये सेंट पीटर्सबर्ग से लेकर के व्लादिवोस्टॉक तक जाती है। ओके, सेंट पीटर्सबर्ग से व्लादिवोस्टॉक तक ये जा रही है, तो इसका रूट आपको पता होना चाहिए। ओके, और इसके इंपॉर्टेंट जैसे मॉस्को हो गया, कज़न हो गया, यहाँ पर अगर हम बात करें तो चीता हो गया, अंगास्क हो गया। ओके, और यहाँ व्लादिवोस्टॉक हो गया, तो यहाँ तक ये जाता है। तो ये रूट आपको प्रॉपर तरीके से पता होना चाहिए। किस में कि यहाँ पे तो आपको अच्छे से दिख रहा है कि हाँ ऐसे ऐसे लोकेट कर देंगे, लेकिन जब हम वर्ल्ड मैप में जाएंगे तो उसके अकॉर्डिंग आपकी प्रैक्टिस करनी होगी। क्लियर? तो यहाँ पर ये सेंट पीटर्सबर्ग से स्टार्ट होगा और उसके बाद वाया मॉस्को, यहाँ पे मॉस्को हो गया, उससे कजान होते हुए, ट्यूमेन होते हुए, ओमस्क होते हुए, यहाँ से चीता और व्लादिवोस्टॉक यहाँ तक जाना है। तो इसकी आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे तो ये आपके मैप वर्क में दिया गया। उसके बाद नेक्स्ट जो आपका रहेगा इसी चैप्टर से रिलेटेड, इसमें यहाँ देखिए कि यहाँ पर हमें दिया गया ट्रांस कैनेडियन जो हाईवे है वो हमें दिया गया है, जिसको हमें लोकेट करना है। तो ट्रांस कैनेडियन जो हाईवे है यहाँ से वैंकूवर से स्टार्ट होगा और वैंकूवर से यहाँ गुडबरी तक होता हुआ ये हैलीफैक्स तक जाएगा, मॉन्ट्रियल से होता हुआ हैलीफैक्स तक जाएगा, यानी कि वैंकूवर टू हैलीफैक्स वाया मॉन्ट्रियल, ओटावा। ओके, जो ओटावा है कैपिटल हो गई, वहाँ से होकर के हुए निकलेगा। तो ये आपको अच्छे से करना है। तो ये ट्रांस कैनेडियन हाईवे है, यानी कि ट्रांस साइबेरियन रेलवे रूट है और ये ट्रांस कैनेडियन हमारा हाईवे रहेगा मैप वर्क से रिलेटेड। उसके बाद नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन दिया गया है इसी चैप्टर से रिलेटेड, इसमें आपका रहेगा ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन। जो चैप्टर से रिलेटेड हमें दिखाना है, शो करना है, लोकेट करना है
वो है ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेलवे रूट। ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेलवे रूट है, ये पर्थ से स्टार्ट होगा और पर्थ से मेलबोर्न तक जाएगा वाया सिडनी। ओके, पर्थ से स्टार्ट होगा, पर्थ से फिर ये फॉरेस्ट होते हुए ब्रोकन हिल के इलाके से होते हुए यहाँ सिडनी तक पहुँच जाएगा और सिडनी से फिर ये यहाँ मेलबोर्न तक आकर के रुकेगा। ओके, तो इसको हमें पर्थ से सीधा लेना है, यानी कि साउथ से हम यहाँ से लेंगे पर्थ से और सीधा लगभग यहाँ से थोड़ा बहुत घुमाव के साथ यहाँ कनेक्ट कर देंगे और फिर इस पार्ट में हमें लेकर के आना है। क्लियर? तो ये ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेलवे रूट है, ये भी आपके सिलेबस में दिया गया है। उसके बाद नेक्स्ट जो रहेगा इसी चैप्टर से रिलेटेड मेजर सी पोर्ट्स दिए गए, ये हमें अलग अलग कंटिनेंट के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले एशिया के जो हमें मैफा के सिलेबस में दिए गए, तो उसमें है योकोहामा जो कि साउदर्न पार्ट ऑफ जापान में है, जापान का दक्षिणी भाग आ जाएगा, यहाँ पे योकोहामा आपको लोकेट करना है। उसके बाद यहाँ पे शंघाई हो गया। ओके, जो कोरिया है उसके लगभग साउथ में आ जाएगा, जो नॉर्थ और साउथ कोरिया है, साउथ कोरिया के साउथ में आ जाएगा। यहाँ पे हांगकांग है, ये भी आपके सिलेबस में दिया गया। कोलकाता है, कराची है। कराची की अगर बात करें तो कराची को इस टाइप से अगर हम प्रॉपर तरीके से देखें तो यहाँ से लगभग यहाँ पे आ जाता है, यानी कि गुजरात से थोड़ी सी दूरी के ऊपर है। और यहाँ पे आपका अडन हो गया। ओके, हिंदी में कहें तो अदन, इंग्लिश में कहें तो एडन हो गया। क्लियर? तो ये आपके एशिया में से मेजर सी पोर्ट्स है जो आपके सिलेबस में दिए गए हैं। अच्छे से आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हो, प्रैक्टिस कीजिएगा। योकोहामा, शंघाई, हांगकांग, उसके बाद कोलकाता, कराची पाकिस्तान का और यहाँ पे आपका एडन हो गया। क्लियर? उसके बाद हम बात करेंगे कुछ और इम्पोर्टेंट मेजर सी पोर्ट्स की। ये रहेंगे आपके यूरोप, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया की जो मेजर सी पोर्ट्स दी गए। तो इसमें रहेगा आपका देखिए लंदन है, यहाँ पे लंदन दिया गया है। उसके बाद हैम्बर्ग है, ये भी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद स्वेज दिया गया है, इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है स्वेज। यहाँ पे देखिए रेड सी से होकर के हुए स्वेज कैनाल को निकाला गया और उसका जो नॉर्दर्न पार्ट है मेडिटेरियन सी की साइड में, तो वहाँ पे स्वेज पोर्ट है। क्लियर? यहाँ पे अगर अफ्रीका की बात करें तो यहाँ पे डरबन आ जाएगा आपका, डरबन, और यहाँ पे केप टाउन आ जाएगा। डरबन और केप टाउन दोनों की दोनों साउथ अफ्रीका में है। यहाँ पे पर्थ आ गया जिसकी हमने ऊपर भी बात की है, और यहाँ पे सिडनी आ गया, इसकी भी बात की और मेलबोर्न की भी बात की है, यानी कि यहाँ से होकर के यहाँ और यहाँ जो हमने अभी डिस्कस किया था, जो ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेलवे रूट यहीं से होकर के जाता है, तो ये हो गए। तो ये यूरोप, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया की इंपॉर्टेंट पोर्ट्स हैं जो आपके सिलेबस में दी गई है। नेक्स्ट में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे जो नॉर्थ और साउथ अमेरिका की मेजर जो सी पोर्ट्स दी गई है। तो नॉर्थ और साउथ अमेरिका की जो मेजर सी पोर्ट्स दी गई है, तो इसमें देखिए वैंकूवर आपका दिया गया, कनाडा की इम्पोर्टेंट सी पोर्ट है। उसके बाद सैन फ्रांसिस्को दी गई है, ये यूएसए की इम्पोर्टेंट सी पोर्ट है। यहाँ पे न्यू ऑरलियंस जो दी गई है, ऑरलियंस, यहाँ पे कोलोन दी गई है जो कि पनामा में पनामा कैनाल है उसी के ऊपर आ जाती है। रियो डी जेनेरो दी गई है, यहाँ पे वॉलप्रेसो दी गई है। ओके, तो ये हो जाएगी आपकी नॉर्थ और साउथ अमेरिका कंटिनेंट की इम्पोर्टेंट मेजर सी पोर्ट्स। ओके, तो ये हमने यहाँ पे डिस्कस किया कि जो मेजर इंपॉर्टेंट सी पोर्ट्स हैं इस चैप्टर से रिलेटेड है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगी। इसके साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट आपके हाईवेज़ और रेलवे रूट्स है, वो भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। उसके बाद आ जाते हैं आपके इसी चैप्टर से रिलेटेड जो मैफक में रहेगा आपके इनलैंड वाटरवेज। इनलैंड वाटरवेज में कौन कौन से आपके सिलेबस में दिए गए और कौन से इंपॉर्टेंट रहेंगे। देखिए इसमें सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट जो रहेगा वो रहेगा आपका स्वेज कैनाल। स्वेज कैनाल कहाँ है, यहाँ देखिए, ये हम यहाँ से एंट्री करते हैं तो ये आपका लाल सागर है, रेड सी है, और ये आपका मेडिटेरियन सी है। इन दोनों को कनेक्ट करती है स्वेज कैनाल। तो ये वाला जो पार्ट यहाँ पे दिखाया गया बीच में, तो यहाँ पे इस लैंड को, ज़मीन को काट करके बनाया गया स्वेज कैनाल को। तो इसको इस टाइप से जैसे बॉक्स में दिया गया है, तो इसी टाइप से आप बॉक्स बना करके दिखा सकते हो कि यहाँ पे स्वेज कैनाल है, इस टाइप से। क्लियर? तो ये यहाँ पर आपका स्वेज कैनाल दी गई है। उसके बाद देखिए स्वेज कैनाल के बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पे राइन वाटरलैंड दिया गया है, जिसको भी आपको सेम तरीके से लोकेट करोगे, क्योंकि इसको क्लियरली जो मैप वर्क आपको दिया जाएगा वर्ल्ड मैप, तो उसमें आप ठीक तरीके से तो लोकेट नहीं कर पाओगे। तो यहाँ से राइनलैंड वाटरवे आपका निकलता है और बहुत कम चांस है कि आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, क्योंकि इसको क्लियरली लोकेट करना इतना ईजी नहीं है। ठीक, लेकिन मोटे तौर पे आपको आइडिया होना चाहिए कि राइनलैंड जो राइन वाटरवे है वो कहाँ से होकर के निकल रहा है। उसके बाद यहाँ पे सेंट लॉरेंस सी वे है। सेंट लॉरेंस सी वे क्या करता है, ये 5 रिवर्स जो हैं
जो 5 लेक्स की बात की थी हमने, ग्रेट लेक्स की बात की थी, महान झीलों की बात की थी, तो उनको आपस में कनेक्ट करते हुए कहाँ लेके आता है, यहाँ अटलांटिक ओशन से कनेक्ट करता है उन सभी 500 लेक्स को। ओके, तो सेंट लॉरेंस सी भी आ जाता है और यहाँ पर आ जाते हैं आपके पनामा कैनाल। पनामा कैनाल है, ये पनामा कंट्री से होकर के गुजरती है और ये अटलांटिक ओशन को पैसिफिक ओशन से कनेक्ट करें। तो आपके मैपवर्क से रिलेटेड अगर यहाँ से पूछा जाता है इनलैंड वाटरवेज में, तो इसमें स्वेज कैनाल और पनामा कैनाल है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके लिए। क्लियर। उसके बाद हम नेक्स्ट मैप में बात करेंगे जो कुछ इंपॉर्टेंट एयरपोर्ट्स हैं, यानी कि जो आपके सिलेबस में दिए गए हैं सीबीएसई के अकॉर्डिंग। तो इसमें इंपॉर्टेंट एयरपोर्ट्स हैं जिनको आपको लोकेट करना होगा, तो ये बहुत सारे दिए गए। तो यहाँ देखिए कौन कौन से रहेंगे। हम नॉर्थ अमेरिका से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आपका शिकागो रहेगा, यहाँ पे ग्रेट लेक्स के आसपास का इलाका। उसके बाद यहाँ पे मैक्सिको सिटी रहेगा, बिल्कुल सेंटर में है। उसके बाद यहाँ से आपका सेंटियागो रहेगा, दैट इज़ द कैपिटल ऑफ द चिली। यहाँ पे ब्यूनस आयर्स रहेगा, दैट इज़ द कैपिटल ऑफ अर्जेंटीना। यहाँ से आपका न्यू ऑर्लियंस रहेगा, सी पोर्ट की भी हमने बात की थी, यानी कि एक कोस्टल एरिया है, कोस्टल टाउन है। उसके बाद यहाँ से आपका पेरिस रहेगा, फ्रांस की कैपिटल। लंदन कैपिटल ऑफ यूके, इंग्लैंड। यहाँ से बर्लिन, ये भी आपके सिलेबस में दिया गया है। इसके साथ साथ मॉस्को यहाँ पे आ जाएगा थोड़ा सा, मॉस्को रहेगा, बीजिंग रहेगा, टोक्यो रहेगा, मुंबई रहेगा, जेडा रहेगा, एडन रहेगा जो कि हम पोर्ट में भी कर चुके हैं, नैरोबी रहेगा जो कि केन्या की कैपिटल है, जोहानसबर्ग रहेगा साउथ अफ्रीका में, यहाँ से रोम भी रहेगा इटली की कैपिटल, यहाँ से वेलिंगटन रहेगा दैट इज़ द कैपिटल ऑफ न्यूजीलैंड, डार्विन रहेगा नॉर्दर्न पार्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ओके, तो ये सारी कंट्रीज़, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये सारी जो सिटीज़ है, नॉट द कंट्रीज़, जो इंपॉर्टेंट सिटीज़ है, जो इंपॉर्टेंट मेजर एयरपोर्ट्स में दिखे, तो ये भी एक बार फाइंड आउट कर लोगे और उसको लोकेट करके भी आप देखोगे। ओके, तो इनकी एग्जैक्ट लोकेशन है वो जहाँ से एरो स्टार्ट हो रहा है तो वहीं पे है। लिटिल बिट अगर इधर से उधर है तो उसको एक बार आप रिकन्फर्म कर लोगे। तो ये रहेगा आपका इस बुक से रिलेटेड मैपवर्क का सिलेबस और मैपवर्क से रिलेटेड क्वेश्चंस। इसके साथ साथ आपकी जो नेक्स्ट बुक है, बी बुक है जो आपकी है इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी, उसका भी मैपवर्क से रिलेटेड सिलेबस है, वो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, तो उस वीडियो को भी देख लीजिएगा। इसके बाद भी अगर कोई किंतु परंतु इफ़ बट डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो, और कोशिश करेंगे कि टेलीग्राम के ऊपर आपको PDF भी अवेलेबल करवा दी जाए। ओके, तो अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि ये मैपवर्क देखने से कुछ नहीं होगा। जब तक आप 2 to 3 टाइम्स मैप, आपका एक ब्लैंक मैप लेकर के प्रैक्टिस नहीं करोगे तो तब तक अच्छे से समझ में नहीं आएगा। इसके साथ साथ हमने कुछ चैप्टर्स के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो हमने डिस्कस किए हैं कि 1 मार्कर कौन से आ सकते हैं, 3 मार्कर कौन से हो सकते हैं, 2 मार्कर कौन से हो सकते हैं, 5 मार्कर कौन से हो सकते हैं। तो उन क्वेश्चंस को देख लीजिएगा। इसके साथ साथ प्रैक्टिकल को भी हमने डिस्कस कर लिया है, प्रैक्टिकल से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन से होंगे वो भी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो वो सभी वीडियोज़ आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। क्लास 12th ज्योग्राफी एक प्लेलिस्ट बना देगी, वहाँ से आप फाइंड आउट कर सकते हो। सिंपल क्वेश्चन पेपर भी डिस्कस कर लिया। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।